सो बेसिकली वी वर डीलिंग विद पावर सीरीज़, और प्रीवियस वीडियो में पावर सीरीज़ में हमने पावर सीरीज़ को समझने से पहले सीक्वेंस ऑफ फंक्शन समझे, सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ समझी, और थोड़ा सा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस समझा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस समझा। अब जो है हम थोड़ा सा पावर सीरीज़ के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि पावर सीरीज़ कैसे आगे अपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पे क्या क्या प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरा वैक्सीनेशन था बीच में, तो अभी मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर कोई पावर सीरीज़ है, मान लीजिए ये पावर सीरीज़ है 1 + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x² 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इट कन्वर्जेस फॉर ऑल x। ये आप ट्राई करके देखना, मतलब मैं कुछ ऐसे पॉइंट आउट कर रहा हूँ एग्जांपल कि एक पावर सीरीज़ है और वो ऐसे चल रही है आगे की तरफ, ये कन्वर्ज करती है सभी x के लिए, कोई भी x का वैल्यू है, कोई भी रियल x का वैल्यू है तो वो सारे x के लिए कन्वर्ज करती है। दूसरा क्या वैरायटी हो सकती है कि ये किसी इंटरवल में बाउंड करके कन्वर्ज करे, जो कि आप पढ़ते हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस टाइप की होती है। इट कन्वर्जेस फॉर mod x less than 1 और x belongs to -1 to 1। और तीसरा आपका है हो सकता है कि ऐसा भी कुछ सिनेरियो बन सकता है 1 + x + 2 फैक्टोरियल x² + 3 फैक्टोरियल x³ प्लस एंड सो ऑन, इट कन्वर्जेस फॉर x = 0 ओनली। ठीक है, तो ये तीन मैंने एक पर्टिकुलर उठाए जिसमें आप देख सकते हो कि पावर सीरीज़ जो है आपकी वो या तो सभी सारे x के लिए कन्वर्ज कर रही है, या किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कन्वर्ज कर रही है, या किसी पॉइंट पर ही स्पेसिफिकली कन्वर्ज कर रही है। तो सबसे पहले मैं 3 फ्रीक्वेंट स्टेटमेंट दूंगा आपको जिसमें पावर सीरीज़ कैसे मतलब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पर रिएक्ट करती है। जो है आपकी जो सीरीज़ का कन्वर्ज करने का मतलब है कि अगर आप इसमें मतलब जो ये 3 लिखी हुई हैं रैंडम सीरीज़, पावर सीरीज़ हैं एक्चुअली है, और तीनों का कुछ स्पेसिफिक मतलब डोमेन है जिसमें वो कन्वर्ज करती हैं। तो अगर आप x को कोई वैल्यू देते हो, ठीक, आपने कोई वैल्यू दी x को, तो हमेशा हमको अगर कन्वर्ज के पर्सपेक्टिव से देखना है तो सीरीज़ का फाइनाइट सम मिलेगा, मतलब सीरीज़ कहीं ना कहीं जाके बाउंडेड होगी, ठीक है, डोमेन में। तो इस वजह से सीरीज़ के कन्वर्ज करने का एक जो एसेंस है वो क्लियर होना चाहिए आपको कि पावर सीरीज़ कन्वर्ज करती है, दैट मीन्स वो एक्चुअल में उसके साथ हो क्या रहा है, क्या उसका फाइनाइट सम मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाली है यहाँ पर। तो अभी हम 3 फ्रीक्वेंट स्टेटमेंट्स की तरफ जाएंगे जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पावर सीरीज़ के। तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट है, अगर हमारे पास कोई पावर सीरीज़ है, लाइक ये फर्स्ट है, इफ़ आ पावर सीरीज़ A0 प्लस A1x प्लस A2x², ठीक है, ये ऐसे पावर सीरीज़ है एक, एंड इसके बारे में कुछ दिया है कन्वर्जेस फॉर x = x1, ठीक है, किसी रैंडम पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर रही है। देन द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। अगर आपने सीरीज़ पढ़ा है तो आप एब्सोल्युटली कन्वर्ज का मतलब समझते हो। सीरीज़ कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल x satisfying mod x less than mod x1। ठीक है, जितने भी ये x हैं x1 से छोटे, इन सब के लिए अपनी जो सीरीज़ होगी वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज होगी। तो
ये एक तरीके से जो अगर किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, ठीक है, तो उस पॉइंट से जो एक इंटरवल क्रिएट होगा और इंटरवल के अंदर मतलब इंटरवल के पीछे के जो पॉइंट्स हैं उन पर एक कन्वर्जेंस की बात हो रही है, बेसिकली इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पर ही बात हो रही है। पर इस चीज़ को हम कैसे दिखा सकते हैं, मतलब ये चीज़ हम कैसे माने कि ऐसा हो रहा है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है, मान लीजिए कि ये आपका x1 कोई पॉइंट है, ठीक है, ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस चल रहा है और ये x1 पर तो है ही कन्वर्जेंट, ठीक है, x1 पर कन्वर्जेंट है। तो क्या x1 से जो छोटे पॉइंट्स हैं उन पर क्या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस आएगा? तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो पावर सीरीज़ है ये x1 पर कन्वर्जेंट है। तो ये चीज़ क्या फॉलो करेगी? ये चीज़ ये फॉलो करेगी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an x1 शुड बी ज़ीरो, ठीक है। ये तो बेसिक क्राइटेरिया है एक सीरीज़ के कन्वर्जेंट होने का, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या इम्प्लाई करती है? दूसरी चीज़ ये इम्प्लाई करती है, क्योंकि यहाँ पे सीधा एप्लीकेशन है, अगेन अगर आपने सीरीज़ को ढंग से समझा है, सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स को आपने ढंग से समझा है, तो यहाँ पे हेल्प होने वाली है। पहला क्राइटेरिया तो ये फॉलो होगा, अगेन द कन्वर्जेंस ऑफ इस जो फंक्शन की है सीरीज़ ऑफ फंक्शन, द कन्वर्जेंस ऑफ an x1, ये ऐसा कुछ फंक्शन है ना, ऐसा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो SOPS फॉर्म कर रहा है। कन्वर्जेंस ऑफ an x1 की पावर n इम्प्लाइज दैट मेरा वॉइस थोड़ा लो है क्योंकि मैं वैक्सीनेटेड हूँ, तो आई एम नॉट वेरी वेल, पर फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने वीडियो नहीं बनाया तो काफ़ी लेट हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट इट इज़ बाउंडेड, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब इस इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ कैसे करें? बेसिकली हम प्रूफ पे जा रहे हैं इस स्टेटमेंट के कि हाउ कैन वी से कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस आ जाएगा इस बात के लिए। तो ये दो चीज़ हमारे पास इनहेरिटेड हैं सीरीज़ से। तो अब जो है हम कुछ ऐसा दिखा सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं रब कर देता हूँ। एक तो बाउंडेडनेस आ गई और उसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो आ गई। तो यहाँ पे मैं ये दिखा सकता हूँ कि an xn का जो मॉड है, एक तरीके से इसको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव तरीके से अगर हम लिखें, x1 की पावर n एंड xn x1 की पावर n, ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद हमको ये पता है कि ये चीज़ जो है ये बाउंडेड है। अभी मैंने पीछे जो चीज़ बताई कि अगर x1 पे सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियसली इसको बाउंडेड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई इसको बाउंड दे देते हैं, मान लिया ये बाउंड है, इसका बाउंड है आपका m, ठीक है, बाउंड है इसका डोमेन पे। तो ये जो ऐसे आ जाएगा कुछ x1 समथिंग लाइक दिस, ठीक। अब इतना होने के बाद अब आप ये बताओ कि ये सिनेरियो क्रिएट हो गया इसके साथ, यहाँ से हम ये ऑब्टेन कर सकते हैं m x1 की पावर n, ठीक है, इतना हो गया। अब इतने के बाद ये जो वैल्यू है इस सीरीज़ को कन्वर्जेंट हमको दिखाना है ना, इस सीरीज़ के, मतलब अगर यहाँ पे हम सीरीज़ फॉर्म कर लें लाइक दिस an xn एंड, ठीक है, समेशन इधर चला गया, ये xn एक्चुअली, हाँ ऐसे, तो दो सीरीज़ फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे हम ऑब्वियसली कंपैरिजन लगा सकते हैं कि आगे वाली अगर सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या फिर हाँ, आगे वाली अगर जो हम नॉर्मली कंपैरिजन टेस्ट पढ़ते हैं, आगे वाली कन्वर्ज कर रही है तो पीछे वाली भी कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पर हम रूट टेस्ट लगा सकते हैं, रूट टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट। तो रूट टेस्ट से अगर पावर 1/n करेंगे तो मॉड x अपॉन x1 शुड बी लेस देन 1 फॉर बीइंग कन्वर्जेंट, एंड दिस विल गिव, क्या दे देगा ये चीज़ दे देगी कि मॉड x को
लेस देन x1 होना पड़ेगा, ठीक है। मॉड x को लेस देन मॉड ऑफ x1 होना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ कन्वर्ज करेगी, और जब ये चीज़ कन्वर्ज करेगी तो पीछे वाली सीरीज़ भी कन्वर्ज कर जाएगी। दैट मीन्स कि ये वैलिडेशन होना चाहिए, तभी हम ये चीज़ बोल सकते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए, क्योंकि एक तो मॉड लग रहा है तो वहीं से एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस आ जाता है पूरी तरीके से। और अगर हम एक चीज़ और दिखा पाएँ, एक एम-वेयरस्ट्रास टेस्ट होता है जिसमें ये होता है कि अगर एक सीक्वेंस सीरीज़ ऑफ फंक्शन लिखी हुई है, उसको अगर हम बाउंड कर दें किसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से, और तो अगर वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेंट है तो पीछे जो सीरीज़ है वो भी कन्वर्जेंट हो जाती है। वो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। अभी आपको ये चीज़ अगर क्लियर हो गई है कि ये चीज़ कैसे हो रही है, तो ये तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट था। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो हमारा है, तो सेकेंड स्टेटमेंट में जैसे हमने कन्वर्जेंस की बात करी IOC पर, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पर, तो उसी तरीके से हम डाइवर्जेंट भी तो शो कर सकते हैं। तो मेरा जो सेकेंड फ्रीक्वेंट स्टेटमेंट है, इफ़ आ पावर सीरीज सेम A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, डाइवर्जेस for x is equal to x1, then the series diverges for all x satisfying mod x greater than x1। उसी का एक तरीके से कन्वर्स पार्ट है कि अगर हम x1 से आगे चले जाते हैं तो वहाँ पे सीरीज़ डाइवर्ज करना शुरू कर जाती है। तो सीरीज़ वहाँ पे डाइवर्ज इसलिए कर रही है क्योंकि इसको ऐसे कुछ प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारी पावर सीरीज़ है उसको लेट कर लो आप, कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, बेसिक सी बात है। लेट द पावर सीरीज़ कन्वर्जेंट फॉर x इज इक्वल टू c, ठीक है, एक पॉइंट c पर कन्वर्जेंट है सच दैट, अब c जो है वो हमारा x1 से बड़ा होगा, ठीक, इस पॉइंट पर सीरीज कन्वर्ज करती है, हमने लेट कर लिया। सिंस द, अगर हमारी सीरीज जो है वो converges for x is equal to c, then x1 less than be c, ये तो है ही है। एंड इसके साथ साथ ये चीज़ भी है, ये क्या प्रोवाइड करेगा, अभी जैसे हम प्रीवियसली डिस्कस करके आए हैं ना, प्रीवियसली डिस्कस करके आए हैं कि अगर मतलब C पर कन्वर्जेंट है, मतलब कोई पॉइंट वहाँ पर x1 था तो उसके पीछे के डोमेन में वो सीरीज़ का एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाती है। तो अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास है और C पर कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियसली है कि सीरीज़ विल बी, मतलब दिस प्रोवाइड्स सीरीज़ इज कन्वर्जेंट एट x इज इक्वल टू x1। अब ये चीज़ हमने यहाँ पे दिखा दी, लेकिन ये चीज़ दिखाई तो है पर हमारे पास है क्या, सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है। सो दिस इज़ कॉन्ट्रडिक्शन, हमने कॉन्ट्रडिक्शन करके प्रूफ किया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो ये स्टेटमेंट फॉल है, दैट मीन्स कि आपकी पावर सीरीज़ डाइवर्जेंट है। अगर आप कोई पॉइंट लेते हो जो x1 से बाहर, उसका ओरिएंटेशन बाहर है, तो दैट मीन्स उस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस से बाहर ओरिएंटेड है वो पॉइंट, तो दैट मीन्स पावर सीरीज़ विल डाइवर्ज देयर एट एनी पॉइंट, ठीक है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन मॉड ऑफ x1, ठीक। तो ये एक तरीके से सेकेंड स्टेटमेंट था।
अगर कोई भी बच्चा मतलब ये वीडियोस देखता है, जैसे मैंने पावर सीरीज़ पर 2 बनाई, तो मेरे हिसाब से मतलब ज़्यादातर तो यही होता है, पावर सीरीज़ को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि उसका ROC फाइंड कर लिया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला पढ़ लिया और बस हो गया। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि पावर सीरीज़ पर कितना काम किया जा सकता है, कितनी तरीके से उसको समझा जा सकता है। तो जैसे मैंने 2 स्टेटमेंट जो डिस्कस किए पीछे, अब उन दोनों से इम्प्लाई होके एक हम जनरल तीसरा स्टेटमेंट दे सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से है, जो कि आपकी बुक्स में लिखा होता है कि इफ़ आ पावर सीरीज़ सिग्मा AN/XN, जो कि 0 पर सेंटर्ड है, ठीक है, 0 पॉइंट के, इफ़ अ पावर सीरीज़ बी नाइदर nowhere convergent nor everywhere convergent। ये बात समझ पा रहे हो? neither nowhere convergent nor everywhere convergent, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि वो हर जगह कन्वर्जेंट नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो हर जगह कन्वर्जेंट है, ठीक है। बात की गहराई को समझे यहाँ पर। तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव, एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, रियल नंबर आर, सच दैट, पॉजिटिव रियल नंबर आर सच दैट सीरीज कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली फॉर, सीरीज इज कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली for all x satisfying mod x less than r, ठीक है। ये आप पढ़ते हो ना वैलिडेशन, कोई भी GP होती है कोई भी, तो उसमें mod x less than 1 लिखा होता है, या कोई भी एक्सपेंशन पढ़ लेते हो आप, तो उसमें कुछ सर्टेन मतलब बाउंडेशन होते हैं कि आप x इतना ही उठा सकते हो, एक्सपेंशंस के आगे लिखा होता है। तो बेसिकली वो पावर सीरीज़ हैं, ठीक है। वो भी आगे और डिस्कस होगा कि कैसे एक्सपेंशन फॉर्म होते हैं। तो mod x लेस देन r, ठीक है। ये एक जनरल वो दे दिया मैंने कि कोई भी अगर पावर सीरीज़ है आपकी, ठीक है, या वो ना तो हर जगह कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि वो कहीं भी कन्वर्जेंट नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो हर जगह कन्वर्जेंट है। तो उस कंडीशन में there exists a positive real number r such that series is convergent absolutely for all x satisfying mod x less than r, ठीक है, and diverges उसका अपोजिट, divergence for all x satisfying mod x greater than r, okay। so this is a general statement, ठीक है, जो अब बुक्स में आपको मिलता है। तो अभी 3 फ्रीक्वेंट स्टेटमेंट हो गए ये। अब हम इसके बाद कुछ और बात करते हैं जो भी हो सकती है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पे। अब एक्चुअली जो मतलब स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं रियल एनालिसिस के, जो अगर आप प्योर मैथमेटिक्स की फील्ड में हो या हायर मैथमेटिक्स में आप प्योर को प्रेफर करते हो पढ़ना, तो कभी ना कभी तो आप पढ़ोगे ना स्टैंडर्ड टेक्स्ट, चाहे कहीं भी चले जाओ, कहीं से भी आप पढ़ाई अपनी कर रहे हो। तो वॉल्टर रूडिन एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस, तो उसमें डायरेक्ट एक थ्योरम लिखी हुई है पावर सीरीज़ का, मतलब सेक्शन खोलते ही कि सपोज द सीरीज़, मतलब ये एग्ज़ाम्स में ऐसे हो सकता है कि क्वेश्चन में फ्रेम करके लिख दें और आप उस जगह पे पकड़ ना पाओ, तो इसलिए मैं ये भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। सपोज द सीरीज़, बेसिकली स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता है कि वो हर बुक में जाके इतना चीज़ें समझें, लिमिटेड टाइम में उनके पास प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करनी रहती है। कन्वर्जेस फॉर mod x लेस देन r, ठीक है, एंड डिफाइन fx। अब
अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी समझ है एक चीज़ की कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो उसका कुछ फाइनाइट सम होगा, वो बाउंडेड होगी अपने डोमेन पे, ठीक है। तो अगर एक सीरीज़ है रियल नंबर की तो एक किसी फाइनाइट नंबर पे कन्वर्ज करेगी, लेकिन अगर वही चीज़ सीरीज़ ऑफ फंक्शन बन गई तो वो फंक्शन पे कन्वर्ज करेगी ना जाके। तो वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन करी गई है कि ये जो सीरीज़ है AN(xN) है, सॉरी AN(xN), ठीक है, वो एक तरीके से एक फंक्शन पे कन्वर्ज कर रही है, उस तरीके को मैंने लिख दिया है। और वो तभी उस फंक्शन पे कन्वर्ज कर रही है जब mod x लेस देन r है, ठीक है, ये चीज़ कभी मत भूलना। तो जो आपका ये है AN(xN) है, देन सिग्मा AN(xN) converges uniformly on, चलो एप्सिलॉन ले लेते हैं, -r + एप्सिलॉन r - एप्सिलॉन, ठीक है। नो मैटर व्हाट एप्सिलॉन इज चूजन, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता आप कितना बड़ा एप्सिलॉन चूज़ किया है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। देन द फंक्शन f जो कि उनको मिल रहा है एज अ सम, f इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये बहुत बड़ा रिजल्ट है कि आपको जो भी फंक्शन मिलता है, जैसे जो sin x cos x मिलते हैं, इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल is differentiable in -r to r, ठीक है। एंड एक इन्होंने और कंपाइल करके लिख दिया, काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट लिखा था रूडेन में, डिफरेंशिएबल तो है ही है, उस स्टेटमेंट में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। एंड अगर उसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो n0 = इन्फिनिटी तक, और ये आपका आ जाएगा n AN(xN) n-1, ठीक। और ये भी कहाँ तक वैलिडेट कर रहा है, ये फंक्शन हमको कब मिलेगा, ये भी इसी चीज़ के लिए मिलेगा। और ये जो चीज़ पता है क्या प्रोवाइड कर देती है कि अगर आप डेरिवेट कर रहे हो किसी पावर सीरीज़ को, और वो भी जो डेरिवेटिव हमको मिल रहा है डेरिवेट करने के बाद, वो भी तभी अप्लीकेबल है जब mod x लेस देन r है। दैट मीन्स कि अगर आप टर्म वाइज डिफ्रेंशिएट करते हो, इवन इंटीग्रेट भी करते हो, तब भी हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चेंज नहीं होता है। ये चीज़ यहाँ पर सिंपली इम्प्लाई कर रही है। अब कोई अगर बहुत डीप स्टडी करने वाला बच्चा होगा तो इस स्टेटमेंट को तोड़ेगा कि ये फंक्शन मिल रहा है। अब जैसे sin x या cos x के एक्सपेंशंस हैं, तो sin x का एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा x - x³ / 3 + x⁵ 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है, एक्सपेंशन चलता है। और उनकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी होती है, वो हर जगह कन्वर्जेंट है, मतलब कोई भी x ले लो वो हर जगह कन्वर्जेंट है। तो एक जो हमको सम मिल रहा है एज अ फंक्शन, ठीक है, अब वो फंक्शन क्या करेगा, कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, एक फिक्स्ड इंटरवल पे। अब यहाँ पे तो एक जनरल बात करी है, एक पावर सीरीज़ ली है जो mod x लेस देन r है, ठीक। ये स्टेटमेंट आप समझ गए होगे जो भी लिखा है। और यूनिफॉर्मली कैसे एक सीरीज़ कन्वर्ज करती है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। थोड़ा सा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया है कि जो एक इंटरवल है, मैं कहाँ पे बनाऊँ, जगह नहीं है, एक इंटरवल है, ठीक है, जो आपका डोमेन है। तो यहाँ पे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी इन्होंने ये बात करी कि अगर हम एक एप्साइलन नेबरहुड ले लें, ठीक है, मतलब थोड़ा और छोटा कर दें, थोड़ा छोटा करते चले जाएं, -r + एप्सिलॉन और r - एप्सिलॉन कर दें, ठीक, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, -r + एप्सिलॉन r - एप्सिलॉन, मतलब एंड पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने कि हो सकता है एंड पॉइंट्स पे कभी पावर सीरीज़ का कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वो डाइवर्जेंट हो जाए, तो उसको एक्सक्लूड करते हुए इन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि सिग्मा AN(xN) कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन दिस इंटरवल एंड नो मैटर व्हाट एप्सिलॉन इज चूजन, ठीक है, वो रहेगा तो इसके अंदर ही ना, IOC के रहेगा तो अंदर ही, और उसी में जो हमको एज अ सम फंक्शन मिलेगा, ठीक है, फंक्शन जो मिलेगा वो कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल हो गया और उसका डेरिवेटिव भी उसी रेडियस ऑफ कन्वर्जन के लिए वो भी वैलिड है।
तो इस चीज़ को हम छोटा सा प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। प्रूफ पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूं कि सपोज़ आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। सपोज fn(x) इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन सम पर्टिकुलर डोमेन D, डिफाइंड ऑन D, ठीक है, डोमेन है कोई D इस फंक्शन की, एंड सपोज fn(x) इज लेस देन mn, ठीक है, कोई सीक्वेंस है उससे लेस देन हो जाती है, देन fn(x) कन्वर्जेस, मतलब ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज़ होता है एग्जाम्स में, क्योंकि इतनी जल्दी काउंटर, जितनी जल्दी आप काउंटर ढूंढोगे उतनी जल्दी आप इस रिजल्ट पे पहुंच जाओगे, जैसे ही यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में पूछेगा। और ये सबसे इजी भी पड़ता है बाकी चीज़ों से, क्योंकि एब्स्ट्रैक्टली प्रूव करना यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, उसका एप्सिलॉन इंटरवल बना के उसको लेस देन दिखाना, दैट इज़ क्वाइट हेक्टिक इन एग्ज़ाम। तो अगर आपके पास ऐसी सीक्वेंसेस आ जाती हैं जिसकी तरीके से आप ये दिखा सकते हो, तो जो ये सीरीज़ होगा, फिर सीरीज़ ऑफ फंक्शन होगा, fn(x) कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन D इफ सिग्मा mn कन्वर्जेस, ठीक है, यही विस्तरास m टेस्ट है, ठीक है। तो पर उसके लिए आपके पास ये चीज़ मिलना ज़रूरी है, यही चीज़ ढूंढना मेन है, ठीक है। वो धीरे धीरे आता है, जैसे जैसे आप बहुत सारे टेक्स्ट पढ़ते हो या बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हो, तो आपके दिमाग में एक सेटअप बैठ जाता है कि हाँ ये इससे ऐसा हो रहा है, ठीक। तो कई सारी बुक्स में ऐसा भी लिखा है, लेट mk बी अ सीक्वेंस। ये मैं एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि प्रूफ में कहीं कहीं ये चीज़ यूज़ आती है, रूडन में ये चीज़ यूज़ है, लेट mk बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पे देखना कि कई कई बुक्स में वो डायरेक्टली ये नहीं लिखेंगे कि ये मतलब कन्वर्ज करेगी, इसके ऊपर ऐसे लिख देंगे कि लेट mk बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स सच दैट, जो इस चीज़ का सम है वो लेस देन इन्फिनिटी है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इफ़ fn(x) लेस देन mk फॉर ऑल x, किसी भी डोमेन में, मान लिया वो डोमेन S है, कुछ भी नाम दे दो आप, फॉर ऑल x इन S, ठीक है, देन वही चीज़, मतलब ये इक्विवेलेंट है इसी चीज़ के, रिराइट किया मैंने, fn(x) इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन S, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन S, ठीक है। ये एक वेस्टरास m टेस्ट है। अब हम प्रूफ पे चलते हैं। एक्चुअली पीछे मैंने एक जगह पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, कॉन्टीन्यूसली और मतलब जो फंक्शन हमको मिलता है एज अ सम, एक मिनट रुकना मैं फिर से लिख देता हूँ। जो मैंने पीछे स्टेटमेंट लिखा था उसमें मैंने लिखा था कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, जो हमको फंक्शन मिला था ये एक्चुअली ये था f(x) सिग्मा an xn, ठीक है। तो बात हो रही थी कि कुछ ऐसी, ये -r है, ये r है, और ये आपका -r प्लस एप्सिलॉन है, ये r माइनस एप्सिलॉन है, तो इस पे बात हो रही थी एक्चुअली। तो इसी पे ही वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, और ये जो फंक्शन मिला है ये भी कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल भी इसी इंटरवल पे होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डायरेक्टली इम्प्लाई करती है, ठीक है, और यहीं से फिर वो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया वगैरह डेवलप हो जाते हैं कि अगर आप इस मतलब इस पर्टिकुलर, कितनी सुंदर बात है, अगर इस पर्टिकुलर रीजन में आप कोई सीक्वेंस ढूंढ लेते हो और वो कन्वर्ज करती है, फिर उसका फंक्शन भी, उसका फंक्शनल वैल्यू भी उसी को कन्वर्ज करता है जाके FC को, अगर XNC को कन्वर्ज कर रहा है तो वहाँ पे फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी होल्ड हो जाती है। तो वो चीज़ इसी चीज़ से रही है, मतलब आप देखो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पर ही काम हो रहा है। जो सारी थ्योरम्स हैं रियल एनालिसिस में, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। तो हाँ, इस जगह पे थे। अब हम उस चीज़ को प्रूफ करने जा रहे थे जो पिछला स्टेटमेंट मैंने लिखा। तो अगर एप्सिलॉन कुछ भी हम लेट कर लेते हैं,
let epsilon greater than 0 be given for mod x लेस देन r माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, इतनी बात हो गई। और इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, an से an xn, ठीक, इसको मॉड में लिखते हैं। इसको आप कुछ ऐसा बना सकते हैं, r माइनस एप्सिलॉन n, ऐसा कुछ बना सकते हैं आप। ठीक है, इस चीज़ से ये चीज़ तो है ना, ऐसा एप्सिलॉन हमने चूज़ किया जिसके लिए मॉड x लेस देन r माइनस एप्सिलॉन है। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके और पावर n लेके मॉड ले लिया। और अभी आप ये देख सकते हो कि हम ये लेट करके चल रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। तो वेस्टरास एम टेस्ट जो भी मैंने पीछे डिस्कस किया उसमें यही तो बोला, अगर आपको कोई सीक्वेंस मिल जाए जो आपके सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को बाउंड करती है और उसकी अगर हम सीरीज फॉर्म कर दें, ठीक, वो अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो ऑब्वियसली आपकी पीछे वाली जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये वेस्टरास एम टेस्ट है। ठीक है, एक बाउंडेशन आ गया ना उसी सीरीज ऑफ फंक्शन के साथ। और ये क्यों कन्वर्जेंट है, ये क्यों कन्वर्जेंट है आप ही बताओ। ये इसलिए कन्वर्ज कर रही है बच्चे क्योंकि एवरी पावर सीरीज, ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, एवरी पावर सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली इन इंटीरियर ऑफ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस या IOC। ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें तो कन्वर्जेंट होगी ही ना। तो ये चीज़ जो है ना वो यहाँ के लिए हो रही है, मतलब ये जो r माइनस एप्सिलॉन है ना वो इधर की बात कर रहा है, इसमें तो कन्वर्जेंट होगी ही ना बच्चे। तो अगर वेस्टरास एम टेस्ट से हम देखें जो भी पीछे हमने पढ़ा, तो बाउंड तो हो गया और ये कन्वर्जेंट हो गई, तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को कन्वर्ज कर देगा, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर देगा। ठीक है, वेस्टरास एम टेस्ट ने तो सीधे एक डायरेक्ट दे दिया था कि आप डायरेक्टली कंपेल कर सकते हो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे। अगर आपको कोई सीक्वेंस मिल गई ऐसी जो बाउंड कर दे आपके सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को, तो ठीक है, फिर इससे वो स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता है। तो अभी उसके बाद अभी हम आगे चलेंगे कि कैसे टर्म वाइज डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर रहे हैं। उसके पहले मैं कुछ आपको एक सेट ऑफ प्रॉब्लम देता हूँ क्योंकि काफ़ी थ्योरी हो गई है, तो थोड़ा मतलब तो मैं अभी आपको कुछ एक जनरल प्रॉब्लम्स का सेट देने वाला हूँ, वो आप विजुलाइज कर सकते हो पावर सीरीज़ के कंटेक्स्ट में। जैसे कोई पावर सीरीज़ है, an xn होती है। अब एग्ज़ाम में करते क्या हैं, एग्ज़ाम में इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, इसको लिख दिया an स्क्वायर xn, आप अपनी तरीके से बना सकते हो, an स्क्वायर xn कर दिया। वहाँ पे तो उनको खोपड़ी ख़राब करनी है ना, ये तो बहुत ही सिंपल लिख रहा हूँ फिर भी मैं, an अपॉन bn xn कर दिया। ठीक है, ऐसे। और क्या बना सकते हैं, कुछ ऐसा ही बना सकते हैं, an अपॉन 1 प्लस a नॉट xn। मैनिपुलेशंस हैं, कितना भी कर दो आप जो कोफिशिएंट में है। आप इनकी अगर मतलब इसकी r है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो मेरा कहने का मतलब है आप इनकी फाइंड करना, आप देखना कि क्या चेंज आ रहा है जो हम ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं सीरीज़ ऑफ फंक्शन में। अगर ये कोई सीरीज़ है, पावर सीरीज़ है, उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट r है, तो जो मैनिपुलेशंस मैंने किए हैं, इन मैनिपुलेशंस की वजह से जो मतलब जो बनी है अगली पावर सीरीज़, उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में क्या इफेक्ट आएंगे। ठीक है, kn xn x की पावर n। अच्छा, अब ये तो एक सेट हो गया मैनिपुलेशन का। अब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा कंबाइंड व्यू भी हम दे सकते हैं इस चीज़ को। कंबाइंड व्यू मतलब देखते हैं, रुको क्या बनता है।
मान लिया कि एक तो ये हो गई ए एन एक्स एन हो गई, ठीक है। कोई मान लो ऐसे ही है, ये चीज़ आप नोट कर लेना, मैंने बिगाड़ दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ए एन एक्स एन और दूसरी हो गई बी एन एक्स एन, ठीक है। इसकी R1 है, इसकी R2 है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, ठीक है। तो अब भाई लोग क्या करेंगे, भाई लोग ये बना देंगे या फिर ये बना देंगे। अब ए एन बी एन में कई वैरायटी हो सकती हैं, आप अपने हिसाब से देखना। कई बार ऐसा होता है कि इसे छिपी होती हैं सीक्वेंसेस। और एक ये हो गई, हाँ एक ऑब्वियसली ये वाली बन जाएगी जब इतना कर ही लिया है तो। और ये चीज़ तो आपके सामने आई भी होगी, मान लो ए एन बी एन, ठीक है। अब अगर इनकी R1 R2 है तो अगर दोनों को ऐसे अलजेब्रिकली कंबाइन किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है या डिवाइड किया जा रहा है, तो इनकी जो ROC पर क्या इफेक्ट बढ़ रहा है ये आप विजुलाइज करो, ये आपके लिए काम है, ठीक है। ये आपके लिए काम है और इस चीज़ को भी थोड़ा सा विजुलाइज कर लेना। मान लिया कोई सीक्वेंस ले लो आप, ऐसे क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, 2021 की पावर n 2022 में जैम दोगे, 2022 की पावर n xn, ठीक, बन गई सीरीज़। इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑब्जर्व कर लेना। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम का सेट हो गया। अभी हम चलते हैं, कुछ दो और ब्यूटीफुल थ्योरम्स हैं पावर सीरीज़ पर, वो देखते हैं। तो जो मैंने अभी एक प्रॉब्लम लिखा था उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। एक बार अगर 221 प्लस 222 n xn ऐसे करके एक प्रॉब्लम दिया होगा, ठीक है। और इसका आपको फाइंड करना है ROC। तो आप कैसे डील करोगे इसके साथ? तो सबसे पहले तो आप ए एन बी एन को पहचानो, जिसमें सिग्मा ए एन एक्स एन है कुछ ऐसा, 2021 की पावर n xn, समथिंग लाइक दिस। एंड दिस इज़ ऑब्वियसली, दिस विल फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसका जो ROC आ जाएगा, निकाल के देख लेना आप, 1/2021 आ जाएगा। और जो इसका सम आएगा, एक GP का सम A/1 - R, जो भी कॉमन डिफरेंस होता है, तो इसका जो सम आ जाएगा इस सीरीज़ का, वो आ जाएगा 1 - 2021x, ठीक है। एंड दिस सम विल वैलिड फॉर mod x लेस देन 1/2021, 1/2021। तो मतलब वो बड़ी डिजिट में कंफ्यूज कर सकता है आपको, काम वही सिंपल ही होगा। bn(xn) will directly equivalent to 2016 and this will have ROC 1/222 and the sum of this series will be 1/1 - 2022x for mod x। वो हो सकता है इसी में कंफ्यूज कर दे कि वो x की कोई वैल्यू दे दे, मतलब वो ऐसे पूछ सकता है ना कि वो अगर ऐसा कुछ बना दे जिसमें मतलब 1/2021 - 1/2021 और अंदर कोई वैल्यू बड़ी सी लिख दे जो थोड़ा कंफ्यूजिंग, और पूछ ले क्या ये सीरीज उसके लिए कन्वर्ज करती है, तो वहाँ पे बच्चे घूम जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सम हो गया सीरीज़ का, और सम इसके लिए वैलिड है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ये बताओ कि 2021 है, 2022 से छोटा है, बेसिकली नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी बदल जाएगी, तो जो वो बड़ी मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो ये है, छोटी ये है, तो कुछ यहाँ पे वो आ जाएगा 1222। तो हम क्या लें, हम मिनिमम लें ना। मिनिमम के लिए हम ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल बोल पाएंगे, मतलब इसमें तो दोनों कर रही है ना, ए एन भी कर रही है, बी एन भी कर रही है। तो दैट्स वाई वी प्रूव ऑल्सो कि अगर ए एन प्लस बी एन एक्स एन करके कोई पावर सीरीज़ है तो उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिनिमम ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए एन एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पर, जो ये चीज़ लिखी थी इसको मान लो कुछ सी एन एक्स एन करके एक पावर सीरीज़ है, सी एन एक्स एन दैट इक्वल्स टू, इसका सम ही लिख देते हैं जो हमने निकाला है, 1/,
माइनस 2021x। काफ़ी जनरलाइज करके मैं लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप दिमाग खोल के देखना इस चीज़ को। 2022x, ठीक है। और ये जो सम आया है इस पूरी उसका सीरीज़ का, ये वैलिड किसके लिए है? ये अंदर वाले के लिए वैलिड है, दैट इज़ मिनिमम। तो मॉड x ये वैलिड है 1/2022 के लिए, ठीक है। ठीक है, ये प्रॉब्लम मतलब बेसिक से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया डिजिट बदल के। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑब्वियसली 1/2022, ठीक। और ये सम आ गया इसका। किसी पॉइंट पे पूछ ले तो वहाँ पे बच्चों को अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो घूम जाएंगे। बाकी जीपी में तो यही करते हो ना, सम निकालने के लिए। तो हम एक नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये थ्योरम लिखते लिखते मेरे को एक बात याद आएगी। मेरे एक टीचर थे, वो बोलते थे कि अगर आप लाइफ में कभी भी मतलब कोई सक्सेस को अचीव करते हो, तो जो लोग आपके साथ थे आपके टाइम पे, आपके मतलब स्ट्रगल के टाइम पे, और जो साथ थे वो अगर कुछ मतलब अचीव नहीं कर पाए हैं लाइफ में, तो कभी उनको बेवकूफ़ मत समझना, ठीक है। आपको सक्सेस मिली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने उनको बेवकूफ़ समझा तो मतलब फिर वो आपका एंड है। लेट के बी अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ये बेसिकली एक थ्योरम है, मापा में भी शायद मिल जाएगी आपको। लेट आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ mod an xn and let k be a closed and bounded interval contained in IOC, which is IOC मतलब interval of convergence minus r to r, okay. Then power series converges, ये पीछे डिस्कस करी है अभी मैंने, वही रूडिन वाली, यूनिफॉर्मली ऑन के, ऑब्वियसली ना के। तो ये रूडिन में अभी जब मैंने वो वाली थ्योरम डिस्कस कर रहा था, तो सेम इसका भी प्रूफ वैसे ही है, और ये आपको मापा में मिल जाएगी। तो इसमें भी करना वही है कि आपको एक मतलब जो आपके पास डोमेन है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की, वो ये है, ठीक है, सीधे सीधे, ठीक। और आपके पास कुछ ऐसे x होने चाहिए जिसके लिए आपकी सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो जाए। तो आप कुछ चूज़ कर लो ऐसे, mod x लेस देन x r, मतलब ये कुछ इस टाइप के, ठीक। तो जो मतलब x के लिए चीज़ हो रही है, मतलब जो सीरीज़ है an xn, ठीक, an xn कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक। और जो आपका इसमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो fn x इक्वल टू an xn, ठीक। और अगर इसका मॉड ले, ये भी मॉड लेते हैं, और ये किसके हो जाएगा, an और sn के हो जाएगा लेस देन। ये एब्स्ट्रैक्टली थोड़ा चल रहे हैं। फॉर ऑल रियल, फॉर ऑल x सेटिस्फाइंग mod x लेस देन s, ठीक है, फॉर ऑल x सेटिस्फाइंग दिस। तो अभी वेस्टरासम टेस्ट फिर से यहाँ पे लग जाएगा। ये क्या है, ऑब्वियसली एक सीक्वेंस है ना, इसको आप m मान लो। अब मुझे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद भी समझ सकते हो, mn xn है, और ये कन्वर्जेंट है क्योंकि इस जगह पे लाई कर रही है। बात बस इन्होंने इतनी करी है कि माइनस आर आर है और अंदर आप कोई क्लोज्ड इंटरवल लेते हो, तो इस पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आ जाएगी, ठीक, क्योंकि हमारे पास m टेस्ट है। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता कैसे है वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुका है, तो इस पर ज़्यादा टाइम ना देके मैं एक और थ्योरम पर चलता हूँ। तो आपके सामने एक थ्योरम लिखी हुई है जिसमें एक पावर सीरीज है जिसके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट r है, विच इज़ ऑब्वियसली पॉजिटिव, और एक फंक्शन हमको मिल रहा है एज अ सम ऑफ पावर सीरीज ऑन माइनस r, r, okay. So then f is continuous on minus r, r,
जो आपका IOC है उस पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। तो इसका जो इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो प्रूफ काफ़ी सुंदर है, और इस चीज़ को मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये चीज़ फील ले पा रहे हो कि अगर कोई फंक्शन जो हमको मिलता है एज अ सम IOC पर, अगर वो कॉन्टिन्यूस है तभी वो आगे जाके डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। तो उसके ठीक पहले ये थ्योरम आती है, और इसका जो प्रूफ है वो आपको रिवाइज़ करवा देगा, आपकी कंटिन्यूटी रिवाइज़ करवा देगा रियल एनालिसिस में। तो प्रूफ बहुत ही सुंदर है इसका। तो चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया क्या हुआ है, एक IOC दी हुई है जिसको इन्होंने थोड़ा और रीडिफाइन अगर हम कर लें इस IOC को, मतलब एक और ले लें हम -r प्लस डेल्टा ले लें और r माइनस डेल्टा ले लें और अंदर कोई पॉइंट C ले लें, ठीक है। ये थ्रू आउट प्रूफ हमारा ये रीजन रहेगा, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा। तो अगर कोई सीरीज़ है वो -r, r पे कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियसली अंदर एक क्लोज और बाउंडेड इंटरवल मिलता है, तो उस पर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाती है, ठीक। और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, अभी मैं पीछे वाली थ्योरम में ये चीज़ बताई थी कि जो अगर अंदर एक क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल मिल गया तो उसमें जो हमारी सीरीज़ रहेगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि आवर सीरीज़ इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल, ये वाले, ठीक है। तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत है नहीं, मैंने बोल के बता दिया आपको। तो जो हमारा fn(xn) है, ये जो दिया हुआ है, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है सीरीज़ के अंदर लिखा हुआ है, अगर इसका SOPS लिखें, SOPS कैसे फॉर्म होगा? ऑब्वियसली SOPS तो ऐसे ही फॉर्म होता है, f0x प्लस fn1x, ये फर्स्ट वीडियो में डिस्कस्ड है पूरा। f2x की ये कैसे फॉर्म हो रहा है, टिल fnx, ठीक है। तो ऐसा चला है, SOPS फॉर्म हो गया। अब बात हम करते हैं कि ये जो SOPS फॉर्म हुआ है इसकी जो सीरीज़ बन रही है, ऑब्वियसली ये SOPS सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जो बन रहा है ये भी कन्वर्जेंट है इस पर, किस पर, -r प्लस डेल्टा और r माइनस डेल्टा पर, ये भी इस चीज़ पर कन्वर्जेंट है, ठीक है। यूनिफॉर्मली क्लोज इंटरवल पर कन्वर्जेंट है। तो इतनी बात हो गई। अब हमारे पास हमने कोई एक पॉइंट चूज़ किया, वो इंटीरियर पॉइंट है C इस क्लोज इंटरवल में, तो अब उस पर बात होगी। तो अगर हम एक एप्सिलॉन चूज़ कर लें, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ है, लेट अस चूज़ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमने एक एप्सिलॉन चूज़ कर लिया ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का बस क्राइटेरिया लिख रहा हूँ मैं, लेट अस चूज़, और कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी प्रूफ का, अभी एकदम से आपके सामने चीज़ें आएंगी। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k सच दैट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, कौन से, इसमें -r प्लस डेल्टा r माइनस डेल्टा, क्या चीज़ होल्ड करेगी यहाँ पर, ये भी पहले डिस्कस हो चुका है, SNX माइनस fx। ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ये कहाँ जाके कन्वर्ज कर रहा है, एज अ सम कन्वर्ज कर रहा है ना fx पे, तो SNX माइनस fx लेस देन इस फंक्शन में जाके यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो रही है। एप्सिलॉन हमने चूज़ किया है ε/3, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन k, और k की डिपेंडेंसी केवल एप्सिलॉन पर है, ना कि चॉइस ऑफ x पर है, तो इसलिए यहाँ पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होल्ड कर रही है। तो इतना क्राइटेरिया तो ये तो डेफिनीशन वाइज था, ठीक है। अब इतना आने के बाद अब हम क्या बोलते हैं, अब हम इसको एक इंडेक्सिंग दे सकते हैं, जैसे SNX माइनस fx लेस देन ε/3 है, ठीक। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को शो करता है, और वो मैं पिछली वीडियो में शो कर चुका हूँ। इसको एक अगर पर्टिकुलर स्टेज दे दें, n को अगर हम k से रिप्लेस कर लें, मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर हम सीक्वेंस ऑफ जो हम वो ले रहे हैं, पार्शियल सम ले रहे हैं, उसको एक पर्टिकुलर स्टेज पर फिक्स कर दें, तब भी तो वो उसका जो -fx का मॉड रहेगा वो लेस देन ε/3 रहेगा, है ना। तब भी तो कोई भी अगर फंक्शन उससे फॉर्म होगा, मतलब मेरा मतलब ये है कि अगर ये 3 फंक्शन से एक फंक्शन मिलता है hx, तब भी तो उसी पे जाके कन्वर्ज करेगा, fx पर ही जाके कन्वर्ज करेगा ना, क्योंकि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो रहा है वहाँ पर। इस चीज़ को आप समझिए। तो अभी मैं वही लिखने जा रहा हूँ,
ये इतना सिनेरियो आपके सामने है, ठीक है। अब जो है मैं बोल रहा था कि मैं इसको अगर इंडेक्सिंग दे दूँ यहाँ पर, ठीक, इंडेक्सिंग का मतलब है ये मतलब हर x के लिए फॉलो हो रहा है, जो भी x इस रेंज में लाई कर रहा है उसके लिए ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एप्सिलॉन पे डिपेंडेंसी है। इसको हमने इंडेक्सिंग दे दी कि मान लीजिए ये एस के एक्स माइनस भी फॉलो हो रहा है ऐसे, ठीक है, ऑब्वियसली फॉलो होगा ना, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में तो पूरी स्ट्राइप ऐसे चलती है, हर स्टेज के लिए वो फॉलो होगा। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस्ड है ये बात, अगर किसी को पकड़ में नहीं आ रही है तो वो जाके फिर से देखे और फिर यहाँ पर है, तो ये चीज़ भी बोल सकते हैं, ठीक। कहाँ के लिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर प्लस डेल्टा आर माइनस डेल्टा, ठीक है। और अगर इस चीज़ को थोड़ा सा और जनरल समझें इस चीज़ की बात को, तो अभी हमने अगर एक स्टेज दे दी तो ये एक फंक्शन बन गया ना, फंक्शन बन गया ना ऑब्वियसली। जो हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लिख रहे हैं सारे मतलब कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं, जो f(x) मिल रहा है, f0x, f1x, f2x, वटेवर जो भी फंक्शंस मिल रहे हैं उनको ऐड करते चले जा रहे हैं, तो वो भी एक फंक्शन मिल रहा है और वो सारे फंक्शंस ऐड होके f(x) पर कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक। तो इतनी बात ये हो गई। और अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लें, देयरफॉर अगर हम एक पॉइंट पर बात करें sk माइनस सी एफ कॉमा सी, तब ये फिर वही वन वेरिएबल की कंटिन्यूटी पर हम पहुंच जाएंगे, ठीक। जैसे सीरीज़ ऑफ फंक्शन से हम सीक्वेंस में पहुंचते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर फंक्शन से ये वन वेरिएबल में पहुंच जाएंगे हम, तो किसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, मतलब एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक हो रही है। तो अगर कोई पॉइंट C है और वो C अंदर ही लिखा हुआ है, इंटीरियर पॉइंट साफ साफ आपको दिख रहा होगा इंटरवल में, उस पॉइंट पर fn कॉन्टिन्यूस है, अगर ये चीज़ इम्प्लाई होती है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस आर प्लस डेल्टा आर माइनस कंस्ट्रक्शन है, देन ईच fn c इज कॉन्टिन्यूस एट c, ठीक है। ईच fn c इज कॉन्टिन्यूस एट c, दैट मीन्स कि अगर हर fn c इज कॉन्टिन्यूस है c पे, मान लो f0, f1, f2, f3 जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे कॉन्टिन्यूस हो रहे हैं c पर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। तब हम ये भी तो बोल सकते हैं फिर Sn(x) पूरा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, Sn(x) की कॉन्टिन्यूस, ठीक, एट c, ठीक है, एट c फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 एंड फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू माइनस आर प्लस डेल्टा आर माइनस डेल्टा, ठीक। इतनी बात होगी, ये तीन कंस्ट्रक्शन हो गए और ये इसको पहला पॉइंट देते हैं, इसको दूसरा पॉइंट दे देते हैं, ठीक। इतनी बात होगी। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास तीन क्राइटेरिया मिले थे। फर्स्ट हमको ये मिला था कि हमने ये दिया इंटरवल, चलो मैं फिर से बना ले रहा हूँ, ये माइनस आर टू आर है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, आर माइनस डेल्टा माइनस आर प्लस डेल्टा, और ये अंदर सी इंटीरियर पॉइंट है और इस पर कन्वर्जेंस की बात हो रही है, ठीक है। ये चल रहा था। तो इस पर मैंने जो पहला वो लिखा था फ्रेगमेंट Sn(x) माइनस f(x) लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल n ग्रेटर देन k एप्सिलॉन, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू माइनस आर प्लस डेल्टा आर माइनस डेल्टा, ठीक है। इतनी चीज़ पर ये कंडीशन होल्ड कर रही थी। एक जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो f(x) को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, इसके लिए। फिर उसके बाद मैंने इसको एक स्टेज दी कि मान लिया k स्टेज तक f(x) पर कन्वर्जेंस हो रही है यूनिफॉर्मली। अब इस चीज़ को कैसे समझे, ठीक है, इस चीज़ को कैसे समझे कि यहाँ पर जितने भी x आ रहे हैं उसके लिए ये होल्ड कर रहा है। अब ये तो एक पर्टिकुलर स्टेज है, Sk(x) सारे फंक्शंस k इंडेक्स तक ऐड हो रहे हैं। तो अगर आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यहाँ पर आ रही है तो आप कोई भी स्टेज लो ना, उसके लिए भी कन्वर्जेंस होल्ड हो जाएगी। तो मेरा बात कहने का मतलब ये है। तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम डिकम्पोज कर रहे हैं चीज़ों को। हम पहले जनरल पे थे, Sn(x) पर थे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, फिर एक स्टेज पर आए, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्टेज तक हमने फंक्शंस को ऐड किया, ठीक है, सीक्वेंस में। फिर हम एक पॉइंट पर आ गए,
उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी देखी, तभी तो हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखा पाएंगे ना। अभी देखना इसका प्रूफ कितना ब्यूटीफुल है। तो ये डिकम्पोजिशन चल रहा है और साथ साथ में हम ये चीज़ बोल पा रहे हैं इसके थ्रू, एक जब स्टेज दे दी, और तीसरा जो इसी के पर्सपेक्टिव में था ये, हाँ, एफ सी लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, ठीक है। सारी डोमेन यही है, इसमें ही बात चल रही है, ठीक है, तीनों के लिए। तो अब एक पॉइंट पर आ गए हम, ये चीज़ ये हमने होल्ड करा दिया लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। तो यहाँ से हमको ये मिला कि हर इस सी पॉइंट पर, इस इंटीरियर पॉइंट पर जो हमको ये एफ एक्स मिलता है ना, इसी के लिए बात हो रही है, अभी आगे चल के आपको पता चलेगा। अब यहाँ से हमको क्या मिले, यहाँ से हमको मिले f0x, f1x, जितनी भी आप स्टेज ले लो, f2x, इन सब का एडिशन, ठीक है, टिल fkx, इन सारों का एडिशन जाके जब c पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं तो वो fc को कन्वर्ज कर रहा है, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब इनका भी सम तो एक फंक्शन ही दे रहा है ना, इनका भी तो एक फंक्शन ही दे रहा है, मान लो hx है वो, ठीक है, कुछ भी है, वॉट एवर इज़ द नेम, वो मैटर नहीं करता, लेकिन उनका भी सम एक फंक्शन दे रहा है और वो fc को कन्वर्ज कर रहे हैं। तो अब ये 3 फ्रेगमेंट्स हमारे पास हैं, हम इन तीनों फ्रेगमेंट्स का कैसे यूज़ करें, अब वो देखना। इसको बिगाड़ रहा हूँ मैं। अगर हम c के नेबरहुड में एक और नेबरहुड क्रिएट करें, मतलब c के आसपास एक और हम नेबरहुड क्रिएट कर दें, कुछ ऐसा, ठीक, ये ऐसा, मतलब इतना हमने काम कर लिया है IOC पर। तो अगर हम ये चीज़ लिखें, ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट है, प्योर fx माइनस fc, और मुझे नहीं लगता यूट्यूब पर ये चीज़ किसी ने बताई है अभी तक। fx माइनस, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ मैं, skx प्लस skx, ठीक है, और ये माइनस skc प्लस skc माइनस fc, ठीक है, इतना हो गया। इतने तक आपको क्लियर है? ये जो मैनिपुलेशन किया मैंने, दो सब कैंसिल आउट हो के मतलब वही है। अब ऑब्वियसली ये फिर इनइक्वालिटी हम मतलब जो हमारे पास 3 वो थे उनको रिकॉल करो या पीछे जाके देखो। तो इसको अगर मैंने खोला ट्रायंगल इनइक्वालिटी की तरह, skx, ठीक है, प्लस skx माइनस यहाँ पर skc आ जाएगा, प्लस ये स्टेज वाली बात skc माइनस fkc, जो मैंने अभी पीछे बताया था ना कि snx हर x के लिए मतलब वो हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो वो चीज़ ये शो कर रही है, उसी से इम्प्लाई होके आया है। और तीनों के लिए मैंने एप्सिलॉन की चॉइस रखी थी, एप्सिलॉन बाई 3, और सारा x आ कहाँ से रहा है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू नेबरहुड, तो एक c का हम ले ही रहे हैं, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, माइनस r प्लस डेल्टा कॉमा r माइनस डेल्टा, ये डोमेन है ये वाली, ठीक है। इसके लिए जो ये इनइक्वालिटी है, ये एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन, एंड दिस विल इम्प्लाई what this will imply, the thing we study in continuity of real functions less than epsilon for all x belonging to this domain। अब ये चीज़ अगर हमारे पास आ गई तो आप रिकॉल करके देखो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट पॉइंट सी। तो इस चीज़ का प्रूफ था सुंदर सा, जो हमको बताता है कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है, जहाँ पर पावर सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है उस जगह पर। तो काफ़ी अच्छा प्रूफ था ये। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से जाके देखना इस चीज़ को और समझने की कोशिश करना। बेसिकली हमने अभी ये देख लिया कि अगर कोई पावर सीरीज़ है जो एज अ समेशन एक फंक्शन पर कन्वर्ज होती है, तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अभी तक हम इसको प्रूफ कर लिया। अब इतना करने के बाद अब हम चल सकते हैं इसके टर्म वाइज डिफरेंशिएशन और टर्म वाइज इंटीग्रेशन पर, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी शो करना इज़ वेरी बिग डील, ठीक है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पर। और तो यहाँ से फिर वही बेसिक एक लेके चलते हैं कि सपोज़ हमारे पास एक ऐसा पावर सीरीज़ है और
एक फंक्शन पर उसका समेशन मिल रहा है, ठीक है। और ये फंक्शन का समेशन कहाँ पे मिलेगा? ऑब्वियसली उसके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पर मिलेगा, ठीक। ये ऐसे सपोज करना है आपको, लेट ये आपका ऐसा सीरीज़ है, हैज़ ROC R ग्रेटर देन 0, ठीक है। इतना ROC है, R ग्रेटर देन 0। उसके बाद क्योंकि जब बात हो रही है तो सिग्मा AN शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो होना ही चाहिए सीरीज़ के लिए एज सच। तो अगर हमारा एक इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये आ गया और इसमें हम बात करें एक क्लोज इंटरवल AB की, इस पर हम अभी पीछे बहुत काम करके आए हैं। एक क्लोज इंटरवल IOC में कंसिडर किया तो इस पे अगर हम डिफरेंशिएट करें तो मतलब क्या होगा, इस चीज़ को अगर आप ऑब्ज़र्व करो। चलो अगर डिफरेंशिएट करने से पहले इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट ही कर दिया चलो। तो अगर हमारे पास कोई पावर सीरीज़ है, इसको ओपन करके हमने ऐसे लिखा है A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर। टर्म वाइज इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है, एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस इक्वल टू fx। अब क्योंकि हमने क्लोज इंटरवल अंदर कंसीडर किया तो AB dx, सिमिलरली AB dx इंटीग्रल कर रहे हैं, AB dx एंड सो ऑन AB dx, ठीक है। क्या हम इस क्लोज इंटरवल में इस जो पावर सीरीज़ को इंटीग्रेट कर सकते हैं? इधर चीज़ें टर्म वाइज चलेंगी, उधर फंक्शन इंटीग्रेट होगा, ठीक है। जैसे आप sin x का एक्सपेंशन याद करते हो और उसको डिफरेंशिएट करके cos x का बना लेते हो, वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वहाँ पे टर्म वाइज डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। वैसे ही टर्म वाइज इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, लेकिन ये चीज़ तभी पॉसिबल है फॉर एनी x satisfying only this criteria, ठीक है। ये बड़ी चीज़ है और ये आपको दे देगा A0x प्लस A1x स्क्वायर बाई 2, A2x क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। ये आपको मिल जाएगा, AN तक है, ठीक है। पावर सीरीज़ है AN xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड सो ऑन इक्वल टू जो भी आपका है इंटीग्रल वटेवर AB fx dx। ये तो अभी मैंने डायरेक्ट x के टर्म में इंटीग्रेट कर दिया, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर मैंने मिस कर दी। AB तो मैंने क्लोज इंटरवल ले लिया, अगर ये कंडीशन लगा दें कोई मॉड x है लेस देन r है, ठीक है, तो ये भी एक थ्योरम है। थ्योरम तो काफ़ी सारी बन सकती हैं। अगर मॉड x लेस देन r बना दें, क्योंकि r के अंदर सब कुछ पूरा सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो चाहे आप ये इंटरवल बनाओ चाहे आप ये इंटरवल बनाओ, इन दोनों के लिए सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। तो आप लिमिट AB को रिप्लेस कर लो 0 to x, तब आपका पूरा इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ये AB है वो ऐसे है 0 to x है, ठीक, क्योंकि ये वैलिडेट करता है ना उसको। तो ऐसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अब बात आती है कि ये जो सीरीज़ बनी, मतलब ये जो नई सीरीज़ बनी पावर सीरीज़, इंटीग्रेट करने के बाद क्या इसकी ROC में कोई चेंज आएगा? तो उस पर भी बात करते हैं अभी, ठीक है। अब अगर एक हम स्टेटमेंट लिखें कि इफ़ आ पावर सीरीज़ सिग्मा AN xn, ठीक, सिग्मा AN xn है पावर सीरीज़, हैज़ ROC R, ठीक है, हैज़ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R, देन पावर सीरीज n, इस पे बहुत प्रॉब्लम बनते हैं एग्ज़ाम्स में, n AN, और बन भी सकते हैं, सीधी सी बात है। n में कोई पॉलिनोमियल ला के मल्टीप्लाई कर दो, एंड AN में एक ये हो गई और एक ये n+1, ओके, xn+1, ठीक है। ऑल्सो हैव
ROCR रिस्पेक्टिवली। ये स्टेटमेंट कहाँ तक ट्रू है? अगर आपने इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट कर दिया है उस चीज़ को टर्म वाइज, तो ये चीज़ कहाँ तक ट्रू है बताओ। तो जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट वीडियो में मैंने ये एक नोटेशन दिया था, रो एक चीज़ डिफाइन करी थी, एंड दैट रो इज़ लिमिट सुपीरियर an की पावर 1/1, दैट इज़ n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट है, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसका रेसिप्रोकल है। तो ये चीज़ मैंने डिफाइन करी थी सिग्मा an xn के लिए। अब अगर आप इस चीज़ के लिए बात करते हो, इसका ROC निकालने के लिए फाइंड करते हो, तो ये चीज़ ये भी डिनोट करती है कि अगर आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो, ये लोग ट्रिक बना लेते हैं, कई टीचर्स होते हैं बताते हैं कि an से आपने इस चीज़ को मल्टीप्लाई किया तो ROC सेम रहेगा, ये रहेगा, फलाना ढमाका रहेगा, पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई कर लो। तो ये चीज़ है। तो अगर हम कंसीडर करें इसके लिए an xn के लिए, तो रो वहाँ पर क्या हो जाएगा डिफाइन होके, लिमिट सूप n an 1/n, और n की पावर 1/n कॉमन निकालो और उस पर लिमिट निकालो। तो ये चीज़ तो आप बचपन में पढ़ लेते हो ना, ये 1 होता है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि फिर से यही दे देगा, यही केवल बच जाएगा। तो आपने ये एडिटिव जो कोफिशिएंट लाया उससे कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है ROC पर। जो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का इंटरवल है वही डिफरेंशिएट करने पर रहेगा, और वही आप इसमें भी इम्प्लाई कर लो। अगर आप ये कंसीडर करते हो, ये सीरीज़ कंसीडर करते हो, और इसके लिए जब आप रो लिखने जाओगे तो थोड़ा सा मैं बिगाड़ देता हूँ। इंटीग्रेट वाली लेके चलते हो, अगर आप इंटीग्रेट वाली ये थी ना, सिग्मा n = 1 an अपॉन n+1 x की पावर n+1, ठीक है। इसके लिए आप रो जब इवेलुएट करते हो तो रो कुछ आपका ऐसा हो जाएगा, लिमिट सूप और an मॉड में ले लिया n+1 की होल पावर 1/n, ठीक है। अब ये बताओ आप कि इसका लिमिट ज़रा फाइंड करो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1 की होल पावर 1/n, दैट इज़ ऑल्सो 1। ये फाइंड करके देख लेना आप। तो उसका जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो वो भी 1 पे जाएगा, तो दैट विल ऑल्सो गिव द सेम लिमिट सूप an विच इज़ इक्वल टू r, क्योंकि वो तो सिग्मा an xn के लिए है ही है, r हमारे पास r है ही है। तो जो आपने ये इंटरचेंज लाया डिफरेंशिएट करके और इंटीग्रेट करके, वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे कोई इम्पैक्ट डालने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक थ्योरम तरीके से हो गया जिसमें बताता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है अगर आप इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करते हो। अब सिमिलरली एक पावर सीरीज़ जो है वो डिफरेंशिएट करी जा सकती है। मान लिया कोई पावर सीरीज़ है सिग्मा an xn जिसका ROC जो है वो r है ग्रेटर देन 0, ठीक। तो और सिमिलरली fx उसका सम है, कहाँ पर, -r पर उसका सम है पावर सीरीज़ कर fx, ठीक है, इसी इंटरवल पे। तो अगर इस इंटरवल पे हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो जो हमारी ये चीज़ है, पहले इसको आप ओपन करके लिखो, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an xn, ठीक, एंड सो ऑन इक्वल टू fx। इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो d/dx a0 प्लस d/dx a1x टर्म वाइज ऐसे चल रहा है, एंड सो ऑन इक्वल टू d/dx fx, ठीक, इतना हो गया। अब डिफरेंशिएट इसी चीज़ पर होगा हमेशा, मॉड x, ये वैलिडेशन चलेगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जहाँ पर होगी वहीं पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको एक नई पावर सीरीज़ मिल जाएगी, दैट इज़ a1 a2 2a2x, ओके, एंड 3a3 x स्क्वायर एंड सो ऑन। अभी क्या ये नई पावर सीरीज़ के पास फिर से वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट आ जाएगी,
ठीक है। और ऑब्वियसली वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। अगर कोई अंदर का ले लें हम क्लोज्ड इंटरवल, कोई भी क्लोज्ड इंटरवल ले लें, उस पर ये सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। अब हम अच्छे से ये बात बोल सकते हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, इससे हमको एक यूनिक आइडिया मिलेगा जिससे हम टेलर सीरीज़ की तरफ जाएंगे। वो देखना कैसे एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है वो फंक्शन को कॉन्टिन्यूस तो बना ही रहा है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पे, साथ ही साथ उसको इंटीग्रेबल और डिफरेंशिएबल भी बना रहा है। यहीं से रीमान इंटीग्रेबिलिटी आई है पूरी। तो अगर हम ये स्टेटमेंट लिखें, लेट सिग्मा ए एन एक्स एन, ठीक है, बी अ पावर सीरीज with ROC r greater than 0, with a power series ROC r greater than 0, and let fx be the sum of series on minus r to r, ठीक। देन एफ के 0 पर के फैक्टोरियल ए के। अब ये चीज़ आपको कोफिशिएंट फाइंड करने में हेल्प कर देगी। वो कैसे, अभी आप देखना। अब जो आप ये चीज़ लिखते हो ना कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स ऑन माइनस आर टू, थोड़ा सा विजुअलाइज करो इस चीज़ को कि अगर आपने लिखा a1x and so on an की पावर xn and so on is equal to fx for mod x less than r, डिफ्रेंशिएट किया। तो डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ से पहले एक चीज़ देखो, अगर 0 पुट करोगे तो f ऑफ नॉट a नॉट आएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो a1x 2a2x, ठीक है, a1x प्लस 2a2x एंड सो ऑन, और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा फॉर मॉड एक्स लेस देन आर। तो जब 0 पुट करेंगे तो एफ डैश 0 इक्वल टू एफ ए वन आएगा। सिमिलरली जब हम इसको और डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे तो एफ डबल डैश 0 इक्वल टू मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 2a2 मिलेगा। ऑब्वियसली 2 फैक्टोरियल ट्रीट करेंगे क्योंकि अगला जो है ना वो 6x मिल जाएगा, मतलब एफ ट्रिपल डैश 0 इक्वल टू 3, ये करके देख लेना, ऐसे मिलते चले जाएंगे। तो ये कोफिशिएंट मिल रहा है ना हमको, तो वही चीज़ यहाँ पर ये बन के आई है के फैक्टोरियल ए की पावर के, ठीक है, कोफिशिएंट। और सिमिलरली हम जनरल तक पहुँच जाएंगे, और जनरल हमारा है एफ़ की पावर के 0 पर जब इवेलुएट होगा तो वो इक्वल होगा के फैक्टोरियल ए की पावर के, ठीक। तो कोफिशिएंट जो है वो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज़ एट द ओरिजिन ऑफ सम फंक्शन एंड इट्स सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग है। और यहाँ से जो पावर सीरीज़ है हमारी, मतलब जो पावर सीरीज़ हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स एंड सो ऑन ए एन एक्स एन, ठीक है, एफ एक्स ऐसे कुछ लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, एफ एक्स लिखते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, किस ऑर्डर तक एग्जिस्ट करते हैं ये डिपेंड करता है। अगर इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं तो फंक्शन एनालिटिक हो जाता है और फिर वो हम कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाते हैं। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री जब आप मास्टर्स में पढ़ोगे तो वहाँ पे आप ये पढ़ोगे कि स्मूथ फंक्शन, सी इन्फिनिटी फंक्शंस, जहाँ पर फंक्शन के सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो ये उधर इंडिकेट कर रहा है, ये रियल एनालिसिस का पार्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इस पर रिप्लेस करेंगे एफ ज़ीरो, एफ डैश ज़ीरो एंड एफ डबल डैश ज़ीरो एंड एफ टू द पावर nth 0 अपॉन n फैक्टोरियल, तो ये जो पूरा है ये कुछ ऐसे ट्रीट हो सकता है ना, पावर सीरीज़ जो है इसमें लिखी जा सकती है एफ एन 0 ओके अपॉन n फैक्टोरियल एक्स एन, जो हमने ये था ना ए की पावर के वॉटेवर जो भी है, एक्चुअली पावर ना लिख के इसका इंडेक्स है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे गलत लिखा था ना। तो ए के जो है, जैसे जो ए एन एक्स एन सीरीज़ होती है उसमें हम ए एन को रिप्लेस कर सकते हैं ना इससे,
एफ के अपॉन के फैक्टोरियल अपॉन एक्स एन। तो यही चीज़ बता रहा है यहाँ पर। अब ये क्या है, ये एक तरीके से टेलर सीरीज़ की फॉर्मेशन है, यहीं से ये टेलर सीरीज़ फॉर्म हो जाती है। तो ये पावर सीरीज़ का टेलर सीरीज़ से लिंक है। तो क्या ये हर बार फॉर्म होगी, इस पर आप थोड़ा सर्च करिए। क्या पावर सीरीज़ हर बार टेलर सीरीज़ एज अ सम लिखी जा सकती है, इस पर थोड़ा सर्च करिए। तो अबाउट पॉइंट ज़ीरो जो है ये एक टेलर सीरीज़ को फॉर्म कर रहा है। टेलर सीरीज़ का भी तो फॉर्म वही है ना, कि कुछ ऐसे लिख सकते हैं f0 प्लस एफ डैश 0 x। जब आप मैक्लॉरियन लिखते हो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाता है। और फिर अगर आपको रिमाइंडर के बारे में जानकारी है कि अगर रिमाइंडर टर्म 0 को चला जाता है तो पूरी तरीके से कन्वर्ज कर जाता है एक फंक्शन पे, वो टेलर सीरीज़ का पार्ट है वैसे तो, लेकिन लिंक पावर सीरीज़ से हो रहा है। पावर सीरीज़ में जो है डायरेक्टली फंक्शन पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो रही है, तो रिमाइंडर टर्म ऑब्वियसली 0 हो जा रहा है। दैट्स वाई साइन एक्स और कॉस एक्स के फंक्शन में जो है वो रिमाइंडर टर्म n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पे 0 चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर पावर सीरीज़ टेलर सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। और ये हमको दे दे रहा है कुछ ऐसा fn0 अपॉन n फैक्टोरियल x की पावर n, ठीक है, n0 टू इन्फिनिटी है। तो ये है आपकी एवरी पावर सीरीज़ an xn विद ROC r, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r ग्रेटर देन 0 इज़ अ टेलर सीरीज़ अबाउट 0 ऑफ इट्स सम फंक्शन f। ठीक है, जो भी समेशन में फंक्शन मिल रहा है, अब यहीं पे जैसे कोई फंक्शन दिया है तो उसकी पावर सीरीज़ बनाया, तो उसका कोफिशिएंट फाइंड करो, a5th कोफिशिएंट फाइंड करो। तो ये सब क्या है, ये सब कोफिशिएंट ही तो दे देंगे, उनका डेरिवेटिव निकाल के। तो यहाँ से वो चीज़ एक्सट्रैक्ट हो रही है। जो प्रॉब्लम्स बन रहे हैं ना एग्जामिनेशन में, वो यहाँ से बन रहा है कि a3 निकालो, तो a3 डायरेक्ट आप ये निकाल देते हो, a5 निकालो तो वो 5th डेरिवेटिव अपॉन 5 फैक्टोरियल कर देते हो। तो यहाँ से प्रॉब्लम एक्सट्रैक्ट हो रही है। और दूसरी बात ये है, क्या हमेशा टेलर सीरीज़ ऐसे फॉर्म होगी हर फंक्शन के लिए, ये भी सोचने वाली बात है। तो उस पर बात करेंगे आने वाले टाइम में। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर उस तरफ जाएंगे तो ये टेलर सीरीज़ का फॉर्मेशन है। और कुछ बातें और कर लेते हैं इस पे। जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, अगर उस चीज़ को आप सीरियसली समझे, कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, इफ़ अ फंक्शन f, ठीक है, हैज़ ऑल डेरिवेटिव्स। टेलर सीरीज़ तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मीन वैल्यू थ्योरम से लिंक करके। इफ़ अ फंक्शन f हैज़ ऑल डेरिवेटिव्स, पर पावर सीरीज़ से टेलर सीरीज़ का क्या लिंक है पहले वो समझते हैं। इफ़ अ फंक्शन f हैज़ ऑल डेरिवेटिव्स एट पॉइंट c, ठीक है, कोई फंक्शन है उसके पास सारे डेरिवेटिव हैं एक पॉइंट c पर इन r, और देन वी कैन कैलकुलेट टेलर कोफिशिएंट्स। ठीक है, जैसे मैंने वो उधर किया था a0 इक्वल टू FC, उसी का थोड़ा सा मैं जनरलाइजेशन दे रहा हूँ, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। n फैक्टोरियल तक आ जाएगा सिमिलरली an। तो ये चीज़ क्या कर रहा है, इन दिस वे पावर सीरीज विद दीज कोफिशिएंट्स वी ऑब्टेन, ठीक है, ऐसे मतलब अगर कोफिशिएंट हमको मिल जाएं ये डेरिवेटिव टाइप वाले, तो हमारी जो पावर सीरीज़ है, इसके पहले मैंने ये डिस्कस किया था कि हमारी जो पावर सीरीज़ है वो फॉर्म हो जाती है डेरिवेटिव के टर्म्स में फंक्शन के। तो लेकिन ऐसा नेसेसरी हर बार नहीं है कि पावर सीरीज़ जो हमारी फॉर्म हुई है इन मतलब डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट से जो बन रहा है, जैसे a0 हुआ, a1 हुआ, a3 हुआ, है ना, तो इन जो कोफिशिएंट हैं डेरिवेटिव वाले, उनसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पावर सीरीज़ फॉर्म हो रही है वो फंक्शन को ही कन्वर्ज करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो टेलर सीरीज़ है हमारी। ठीक, तो ये जो एक्सप्रेशन है n0 इक्वल टू इन्फिनिटी fn(c) अपॉन n फैक्टोरियल, और एक चलो उसी पॉइंट के ले रहे हैं ना, वहाँ पे 0 ले रहे थे c को, यहाँ पे c पर सेंटर्ड है हमारी पूरी सीरीज़। ठीक है, ये फॉर्मेट कब पॉसिबल है, हमेशा fx पे कन्वर्जेंस क्या मिल पाएगी, हमेशा नहीं मिल पाएगी,
क्योंकि टेलर सीरीज़ में जब हमारा जो इशू है कन्वर्जेंस का वो रिजॉल्व तभी होगा जब जो रिमाइंडर टर्म है जो आर एन आता है इसके साथ, अगर आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा होगा, आर एन जो है वो 0 को चला जाए एज n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि सीरीज़ तो 0 से इन्फिनिटी चल रही है और जैसे ये n टेंस टू इन्फिनिटी होता है ये 0 को चला जाता है, तो बचता केवल ये है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो है ROC में इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में ये चीज़ होल्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्जेंस मिलता है हमको, ठीक है, और हमको वो फंक्शन ऑब्टेन हो जाता है पावर सीरीज़ का जो कि फिर ऐसे डिकम्पोज हो, ठीक। ये चीज़ हमको फंक्शन दे देती है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, वहाँ पे रिमाइंडर 0 पे चला जाता है, ठीक। तो तब हम बोल सकते हैं पावर सीरीज़ इज़ द टेलर एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन एट सी, जब रिमाइंडर 0 पे चला जाए, ठीक है। ऐसे टेलर सीरीज़ इज़ डिफरेंट थिंग विद रिमाइंडर टर्म, लेकिन जब रिमाइंडर टर्म 0 चला गया, और रिमाइंडर टर्म तभी 0 पे जाएगा जब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में बात होगी, ठीक है, वहाँ पर हमको फाइनाइट सम मिलता है सीरीज़ का, इस वजह से वहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मिलती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बात और है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर एक पॉइंट के नेबरहुड में, मतलब अगर कोई फंक्शन है, मान लिया 0 के नेबरहुड में, देखें 0 प्लस डेल्टा 0 माइनस डेल्टा, इस नेबरहुड में किसी फंक्शन के पास सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं, ठीक है, एक पॉइंट के नेबरहुड में, मान लिया वो पॉइंट 0 है, तो अगर हम टेलर सीरीज़ बनाएं, मतलब उसी चीज़ का मैं एक और वो दे रहा हूँ कि कब कब टेलर सीरीज़ और पावर सीरीज़ जब बनती है टेलर सीरीज़ के कोफिशिएंट को लेके, तब तक वो फंक्शन को कन्वर्ज नहीं करेगी। ऐसे केस पॉसिबल हैं अगर एक पॉइंट के नेबरहुड में कोई फंक्शन हम ऐसा कंसीडर करें ई की पावर, ये आप सी इन्फिनिटी फंक्शंस के उसमें पढ़ोगे आगे चल के 0 डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, ठीक है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में ये फंक्शन आपको मिलेगा। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव 0 के नेबरहुड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। लेकिन अगर जब आप इसकी टेलर सीरीज़ बनाओगे लाइक जो पावर सीरीज़ के फॉर्म में आती है, जैसे जो an xn जो बनता है टेलर सीरीज़ के फॉर्म में, ये वाला fn 0 अपॉन n फैक्टोरियल x की पावर n, वहाँ पर ये जो है इस fx को कन्वर्ज नहीं करेगा, वहाँ पे वो 0 को चला जाएगा, हर बार 0 0 0 ही आएगा, आप चेक करके देखना। तो ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि अगर किसी फंक्शन के nth मतलब ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, है ना, अगर किसी फंक्शन के n ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं किसी पॉइंट के नेबरहुड में, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो पावर सीरीज़ है ना, एज अ टेलर कोफिशिएंट के साथ जो बना है वो एक फ़ंक्शन को कन्वर्ज करे, उसी फंक्शन को कन्वर्ज करे। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो ये सेकंड मतलब पार्ट था पावर सीरीज़ का, ग्लिम्स ऑफ पावर सीरीज़ एंड सीरीज़ ऑफ फंक्शन का। आई थिंक काफ़ी लेंदी हो गया है इनफ, और मैंने काफ़ी थ्योरम्स एक्सप्लेन करी हैं। इसके ठीक बाद अब मैं एक्सपेंशंस पे चलूँगा, 3 या 4 ब्यूटीफुल एक्सपेंशन है जो मैं पावर सीरीज़ से लिंक करके उनको डेरिवेट करूँगा, और उसमें भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। उसके बाद फिर आप ओपनली पढ़ सकते हैं किसी भी टेक्स्ट में जाके पावर सीरीज़, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा चीज़ें कैसे हो रही हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जितनी मेहनत इस वीडियो को बनाने में लगी है वैसे ही सुंदर सुंदर कमेंट्स करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं और सारी वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और थर्ड पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा, मतलब जैसे ही मैं सेकंड अपलोड करूँगा वैसे ही थर्ड आएगा, मतलब एक ही दिन के गैप में, क्योंकि मैं साथ में ही उस चीज़ को शूट कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।